हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नोट्स वाली, जहां आपको मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 11th के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स। तो आइए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो आपको पहले भी हमारे चैनल पर मिलेगा। उस वीडियो में टेक्स्ट थोड़ा कंजस्टेड था, सो वो क्लियरली विजिबल नहीं था, इसीलिए मैं न्यू वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अदरवाइज दोनों वीडियोज़ का मटीरियल बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ मैटर। मैटर तो आप सब जानते हैं, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। नॉर्मली मैटर हमें अपनी सराउंडिंग्स में 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और आप ये भी जानते होंगे, प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस को चेंज करके हम मैटर की स्टेट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, मैटर को मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में क्लासीफाई किया जा सकता है। उन सब की प्रॉपर्टीज़ नोट्स में दी गई हैं। फिर बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं जिससे मैटर की केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज ना आए, जैसे कलर, हार्डनेस, थिकनेस। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसे आपने छोटा कर दिया, उसे चेयर बना दी, टेबल बना दिया, बट रही तो वो लकड़ी। यहाँ उस लकड़ी के केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आया। फिर हम डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। फिर आती है साइंटिफिक नोटेशन। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि किसी भी लार्ज नंबर को अगर हमें शॉर्ट करके लिखना और उसे ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाना हो तो हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं। बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स के। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे आपके पास एक नंबर है 123.9। अब आप किसी स्केल से मेज़र करें तो 123 तो आपको कंफर्म है कि यही होगा, लेकिन जो 0.9 है आपको उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रह सकता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वही होते हैं, ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट्स। प्रिसिशन और एक्यूरेसी की डेफिनेशन कभी कभार 1 नंबर में पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड को यूज़ करके हम एक सिस्टम के यूनिट्स को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट्स कर सकते हैं, जैसे SI टू CGS या SI टू MKS एक्सेट्रा। इसे फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं। अब आता है इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो इसके बाद है। 9th क्लास में याद है हमने 2 लॉज पढ़ी थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। यहाँ पे हम वो दोनों भी पढ़ेंगे और साथ में कुछ 3 लॉज हमारे ऐड भी हो रहे हैं। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसके अंदर हम एक छोटा सा आइडिया लेते हैं कि अगर 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो अगर हम उनमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दे तो दूसरा एलिमेंट उसके साथ सिंपल रेशियो ऑफ मास में रिएक्ट करता है। फोर्थ लॉ है गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लॉ है। जो हमारा फिफ्थ और लास्ट लॉ है एवोगैड्रोस लॉ, वो इसका बेटर एक्सप्लेनेशन देता है, और ये एवोगैड्रोस लॉ है ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है। फिर है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। अब फार्मूला मास थोड़ा सा यहाँ न्यू कॉन्सेप्ट है। जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, मतलब जो आयन से बने होते हैं, जैसे NaCl, KCl, तो उनके अंदर जो एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल नहीं होता है। आपको नेचर में O2 का मॉलिक्यूल मिलता है, N2 का मॉलिक्यूल मिलता है, बट आयनिक कंपाउंड्स ऐसे सिंगल एंटिटी के रूप में प्रेजेंट नहीं होते। तो हम उनके केस में मॉलिक्यूलर मास ना कैलकुलेट करके फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं, और उसकी यूनिट हम फार्मूला मास यूनिट देते हैं, ना कि एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पर हमें 2 टाइप्स के फार्मूलाज मिलेंगे चैप्टर में, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हमने मैथ्स में रेशो का टॉपिक था, वही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अब आता है चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिएक्शंस एंड सॉल्यूशंस। हम यहाँ 5 टाइप्स के रिएक्शन एंड सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है मास परसेंट। जैसे मैथ्स में हम परसेंटेज निकालते हैं, मतलब 100 में से आपको कितना मिला, ऐसे ही हम यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर मास पता करेंगे सॉल्यूट या सॉल्वेंट का। तो इसके 3 मेथड्स होते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सेकेंड वन इज़ मोलैरिटी। हम यहाँ पर फाइंड करेंगे अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन ले या 1000 ml सॉल्यूशन ले, तो उसके अंदर हमारे पास सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ये जो मोलैरिटी है इसे अच्छा मेथड नहीं माना गया है, क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और टेम्परेचर के साथ साथ ही अपनी वैल्यू चेंज कर लेती है, बट इसे कैलकुलेट करना ईजी होता है। फिर आती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के अंदर हमें इक्वलेंट मास कैलकुलेट करना पड़ता है, अदरवाइज नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को कैलकुलेट करना सेम है, बट नॉर्मेलिटी आजकल इतना यूज़ नहीं होती है। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में एक रिलेशन होता है,
Normality is always greater than or equal to molarity. Now comes the molality. मोलालिटी को कैलकुलेट करना थोड़ा टफ होता है बट इट इज़ मोर कन्वीनियंट मेथड बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ वैल्यू चेंज नहीं करती और इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लें उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा। एंड लास्ट वन इज़ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के अंदर हम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं और जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो आंसर 1 आता है। अगर 1 नहीं आए तो समझिए आपके सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है। और लास्ट पॉइंट जो इस चैप्टर का मैं बताने जा रही हूँ, 1 मोलर सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज मोर कंसनट्रेटेड दैन 1 मोलर सॉल्यूशन। अब इसके पीछे का रीज़न आप खुद फाइंड कीजिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय।